नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणाप्रद कहानी लेकर आई हूँ। लेखक हैं श्री लाल शुक्ल, जो एक बहुत बड़े व्यंग्यकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और बहुत सारे पुरस्कारों से जो नवाजे गए थे। बहुत ही गरीब परिवार से आईएएस तक की पोस्ट पर पहुंचने वाले श्री लाल शुक्ल की यह कहानी बहुत ही प्रेरणाप्रद है। आप इसको सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का शीर्षक है यह घर मेरा नहीं। यह कहानी पिता और पुत्र के संबंधों की व्याख्या करती है। तो कहानी शुरू करती हूँ। यह घर मेरा नहीं। जब उन्हें अपने लड़के को डांटना होता, वे उससे पढ़ाई लिखाई की बात करते, पर आज उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर लड़के की ओर बढ़ाया और संयत आवाज में कहा, यह तुम्हारा लिखा हुआ है। लड़के ने कागज खोलकर पढ़ा, फिर चुपचाप नीचे की ओर देखने लगा। दीवार पर एक पुरानी घड़ी लटकी हुई थी। कमरे में सिर्फ उसकी टिक 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 गूंजती रही। लड़का अब खिड़की की ओर देखने लगा। बाहर चार दीवारी के किनारे गुलाब के बड़े बड़े फूल खिले थे। उनसे अपनी निगाह खींचकर उसने फर्श के कालीन पर केंद्रित कर ली। चुप क्यों हो? उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, पर पूछते ही उन्हें लगा कि उसमें क्रोध भरा है। आज उन्होंने लड़के से मुलायमियत से बात करने का निश्चय किया था। उसे मनोवैज्ञानिक पद्धति से सुधारने की बात सोची थी। वे नर्म होकर अपनी बात को लगभग स्नेह के दायरे में खींचते हुए बोले, बैठ जाओ। लड़का लंबे चौड़े सोफे के एक कोने पर गुमनाम सा बैठ गया। वे दूसरी ओर एक आराम कुर्सी पर उसके एक एक वर्ग इंच को अपने नीचे दबाकर इत्मीनान से लुढ़क गए। उन्होंने एक लंबी सांस खींची, फिर अचानक पूछा, यह रीता कौन है? लड़के ने खिड़की की ओर देखते हुए होठों ही में बुदबुदाकर कहा, कोई नहीं। तो फिर यह पत्र किसको लिखा है? किसी को नहीं, वह जैसे बुदबुदाया। वे उठकर टहलने लगे। अचानक उसके सामने रुककर बोले, मेरी ओर देखो। लड़के ने अपना पीला चेहरा उठाकर उनकी निगाह के फोकस में इस तरह रख दिया जैसे वह न तो चेहरा था न अपना था। वे सोफे पर उसी के पास बैठ गए। बोले, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तंदुरुस्ती? कितनी बार कहा सुबह उठा करो, कुछ खेल कूद कसरत, यह भी जरूरी है। कुछ आया समझ में? लड़के ने दार्शनिक की तरह सहमति में अपना सिर हिलाया, फिर वैसे ही जमीन पर आंखें गड़ा ली। वे चिढ़ गए। अपने को रोककर धीरे धीरे कहने लगे, मैं जानता हूं कि दूसरों के पत्र देखना असभ्यता है, पर तुम्हारी वजह से मुझे यह भी करना पड़ा है। अपनी कॉपियों में तुम इसी तरह के पत्र रखे रहते हो, यही तुम्हारा पढ़ना लिखना है। वे नाटकीय ढंग से उसकी ओर मुड़कर बोले, क्या तुम सचमुच ही किसी रीता को प्रेम करते हो? क्या वह भी तुमसे इसी तरह प्रेम करती है? लड़के ने धीरे से कहा, रीता कोई नहीं है। वे चिढ़कर व्यंग के साथ बोले, तो क्या यह पत्र नहीं है? कोई कविता है? गद्य गीत? लड़के ने कुछ देर के लिए सामने रेडियोग्राम पर रखी एक गुड़िया पर निगाह अटका ली। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली यह निगाह ही थी। कहाँ ले जाए इसे? वह जिद के साथ उधर ही देखता रहा। उनका सवाल सुनकर उसने अनिश्चय में धीरे से सिर हिलाया। वे घुड़क कर बोले, क्या मतलब? सर क्यों हिला रहे हो? बात करने की यह कौन सी तमीज है? जी, यह पत्र नहीं है, गद्य गीत है। वह जल्दी से कह गया। जी, यह पत्र नहीं, गद्य गीत है। वह जल्दी से कह गया। आहा,
मनोविश्लेषक का पाठ छोड़कर वे असली रूप में आ गए। व्यंग्यपूर्वक सफल पिता की भांति बोले, साहबजादे गद्य गीत लिख रहे हैं। रीता डार्लिंग, माई ओन रीता, क्या खूब। अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता पर लिख रहे हैं माई ओन रीता। कह चुकने पर उन्हें लगा कि वे कुछ ज्यादा छिछले हो गए, अतः फिर स्वाभाविक स्वर में बोले, कल मैंने तुम्हें बाजार में भी देखा था। इस वक्त तुम्हारी बोलती बंद है, पर कल मैंने तुम्हारा चहकना सुना था। मैं पीछे धीरे धीरे मोटर पर आ रहा था, समझे। लड़का कुछ नहीं बोला। वे कहते रहे, तुम्हारे आगे रिक्शे पर 2 लड़कियां जा रही थीं। तुम्हारा एक साथी माउथ ऑर्गन बजा रहा था। तुम चीख रहे थे। मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, फिर उधर नहीं देखा। मेरे डूब मरने के लिए इतना ही काफी था। लड़के ने इस बार उनकी ओर तेजी से देखा, मानो कह रहा हो, तो क्यों नहीं डूब मरे। निगाह के कोड़े से वे तिल मिला उठे। बोले, क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। उस फैशनेबल बाजार की लंबी चौड़ी सड़क पर एक रिक्शे के पीछे वह काफी दूर तक लगा रहा था। उसका साथी रंगीन छापेदार बुशर्ट और ड्रेन पाइप पतलून पहने माउथ ऑर्गन बजा रहा था। वह खुद रुक रुक कर उसमें गाने का टुकड़ा जोड़ता। 2-3 लड़के पीछे आ रहे थे। वे चीख चीख कर बाजे वाले लड़के को बढ़ावा दे रहे थे। लड़कियां खुले रिक्शे में बैठी थी। वे ऊल जलूल तरीके से बाल संवारे थी। चिपकी हुई सलवारों से पिंडलियों की शक्ल दिख रही थी। कुर्ता, जिसकी काट से गले और पीठ का काफी हिस्सा आंखों को झिलमिला रहा था, उनके बदन पर चुस्त फ्रॉक की तरह सट कर बैठा था। लगता था कि वे उसी को पहनकर पैदा हुई थी। उन्होंने लड़कों की हरकतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वे अभ्यस्त थीं। वे इस तरह बैठी रहीं जैसे वे मंगल ग्रह से उतर कर आई हों, जैसे इतने चुस्त कपड़े उन्होंने बिना किसी उद्देश्य के ही पहन लिए हों, जैसे वे लड़कों की भाषा नहीं समझती, उनका अस्तित्व नहीं पहचानती। मन और तन की भूख मिटाने के लिए उन्हें इनके पास नहीं, मंगल ग्रह पर ही जाना होता हो। वे इसी जुलूस के पीछे कुछ देर अपनी मोटर चलाते रहे थे। वे प्रकृतिस्थ हुए। धीरे धीरे कहने लगे, मैं उतना बेवकूफ नहीं जितना कि तुम समझते हो। तुम अब 19 साल के हो। मैं तुम लोगों की समस्याएं समझता हूँ, सेक्स की समस्याएं तक, बेकारी की मजबूरियां, देर की शादियां, सिनेमा, मैं सब समझता हूँ। फिर भी ये वहशियाना तरीके। लड़का फिर बाहर देखने लगा था, जैसे उनकी बात न सुन रहा हो। उन्होंने अपनी बात रोक दी। दीवार की घड़ी टिक 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 करती रही। मुस्कुराकर उन्होंने खिड़की की ओर उंगली उठाई। पूछा, उस फूल का क्या नाम है? गुलाब। बात की नवीनता से उसने चौंक कर कहा, नहीं, उसकी बगल के गमले वाला फूल। वह क्या है? लड़का चुप रहा, रुक कर बोला, मुझे नहीं मालूम। एक क्षण शांति रही। घड़ी की टिकटिकाहट तेज हो गई। उन्होंने फिर शुरू किया, तुम्हारी हालत यह है, जो सामने है उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं, और भविष्य, तुम सोच ही नहीं सकते कि आज का संघर्ष कैसा है। उससे जूझने के लिए कितनी तैयारी, कितनी ताकत चाहिए। इस मरियल देह से ये गंदी गंदी चिट्ठियां लिखकर तुम भविष्य बना रहे हो। तुम्हारी यही तैयारी है? लड़के ने कहा, भविष्य? वे बोले, कहो कहो, अपनी बात पूरी करो। उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस खींची, फिर कुछ सोचकर बोले, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या रीता भी तुम्हें चाहती है? मौन। वह तुम्हें चाहती हो तो मैं तुमको शादी करने की इजाजत दे दूंगा। लड़के ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कहकर संकुचित हो गया। नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना? मैं जानता हूं, उसके लिए भी सामर्थ्य चाहिए। तुम लोग
उनकी बात पूरी नहीं हुई। दरवाजे की ओर देखकर स्नेह से बोले, आओ आओ। लगभग 18 साल की एक लड़की पर्दा उठाकर अंदर झांक रही थी। खूब कसे चुस्त कपड़े पहने, निगाहें शोखी और तीखेपन के साथ इधर उधर फेंकती, बेझिझक कंधे हिंदुस्तान के विलायती स्कूलों में खरीदे गए आत्म आश्वासन पर तैरती हुई वह कमरे में आई। अंग्रेजी में बोली, अंकल, डैडी आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर सर परस्ताना मुस्कुराहट के साथ, जिसका मतलब था बेचारा लड़का मेरा साथ पाने को तरस रहा होगा। आंख मटकाकर उसने लड़के से कहा, हेलो। उन्होंने लड़की से अंग्रेजी में कहा, बस 2 मिनट में आता हूँ। मजबूरी का अभिनय करने के लिए उसने कंधे हिलाए। उन्होंने खुश होकर दोहराया, सच अभी आया। उसके चले जाने पर फुहड़पन के साथ लड़के से बोले, है हिम्मत, बड़े बड़े प्रेम पत्र लिखते हो, इससे प्रेम क्यों नहीं करते? लड़का चुप रहा। वे अपनी ही बात से कुछ झेंप से गए। उसे ढकने के लिए उन्होंने टहलते हुए एक शानदार व्याख्यान दिया। वे जमाने लद गए जब 7वीं कक्षा पास आदमियों के पास नौकरी का फरमान अपने आप आता था। आज संघर्ष का युग है। जरा चूके नहीं कि गए, समझे? जो बाजी मार ले गया वह मार ले गया, समझे? उसके बाद उसी की तरक्की, उसी की फर्स्ट क्लास शादी, मोटा दहेज, सब कुछ उसी का। बाकी सब आधी आधी उम्र तक मक्खियाँ मारा करते हैं, समझे? कुछ बड़ा कठोर संघर्ष है आज के जीवन में। कुछ आया समझ में? लड़के ने सर छाती पर गड़ा लिया। वे तेजी से बोले, और उसके लिए तुम्हारी यही तैयारी है? जब बाद में मारे मारे घूमोगे तब मेरी बात याद आएगी, समझे कि नहीं? दीवार घड़ी ने खर्र खर्र करके घंटे बजने की सूचना दी। फिर टन टन करके 6 बजाए। उन्होंने कलाई की ओर देखा, खींच कर बोले, यह रिस्ट वॉच भी धोखा दे गई, बंद पड़ी है ये नए जमाने की घड़ियां। लड़का चुपचाप बैठा रहा। वे घड़ी में चाबी देते हुए उसी आवाज में बोले, सभी कहते हैं कि यह युग संक्रांति का युग है, इसे कुछ बुढ़े कब तक चलाएंगे? वे सही कहते हैं कि इस देश का बोझा तुम ही लोगों को अपने कंधों पर लेना है, समझे? यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही असलियत है। पर तुम्हारी क्या हालत है? चलने के लिए उन्होंने दरवाजे पर पड़ा पर्दा उठाया। अचानक उनकी बातचीत की नाटकीयता खत्म हो गई। मुड़कर धीरे से बोले, सोच लो, शायद रात तक तुम मुझे बताना चाहो यह रीता कौन है, तभी मैं तुम्हें इसका इलाज भी बता सकूंगा। लड़के ने संकुचित होकर कहा, मैंने बता भी तो दिया कि रीता कोई नहीं है, यह मेरा गद्दे गीत है। चलते चलते गद्दे गीत किसी को कहते हैं जी? जौस्त से वही छी छी बार बार निकलने लगा। लड़का सुनता रहा। गाड़ी की भन्नाहट कुछ देर बाद खत्म हो गई। कमरे में कुछ धुंधलका फैलने लगा था। उसने रोशनी जला दी। कमरे के बीच में खड़े होकर उसने उस पत्र को एक बार फिर पढ़ा। पीछे से आवाज आई, अंकल चले गए क्या? वही लड़की थी। बेझिझक निगाहों से उसने अंदर झांका। उसने कहा, आओ। वह अंदर आकर सोफे के बाजू के सहारे टिक गई। इधर उधर तेज निगाहों से उसने पूरे कमरे का सर्वेक्षण किया। लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम था। सब कुछ अपनी जगह था। सिर्फ वह लड़का बेचैनी के साथ कालीन के बीचों बीच खड़ा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत लंबा हो रहा है। लड़के ने उसकी ओर घूर कर देखा, पर उसकी आंखें शरारत से मुस्कुरा रही थीं। लड़के ने गंभीरता से कहा, तुम्हें कैसा चेहरा पसंद है, गोल? वह अंग्रेजी में बोल रही थी। लड़का भी बोल रहा था, पर उसमें अपनी कमजोरी महसूस कर रहा था। लड़की ने अपनी विशेषज्ञता का अनुभव करते हुए कहा, मुझे चौकोर चेहरा पसंद है, जैसा कि तुम्हारा हर वक्त रहता है। वह जोर से हंसने लगी।
लड़के ने अनिश्चय के साथ अपने पैर इधर उधर हिलाए, फिर अप्रासंगिक रूप से बोला, पापा क्लब गए? लड़की सोफे पर बैठ गई और बिगड़ैल बच्चियों की तरह पैर हिलाती हुई कहने लगी, इधर बैठो, मैं यहीं ठीक हूँ, अपनी बात कहो। लड़की ने चिढ़कर कहा, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, मैं तुमसे बात भी नहीं करती, लेकिन अंकल पर तरस आता है। वह खड़ा उसकी बात इस तरह सुनता रहा जैसे कोई किसी प्लास्टिक के खिलौने की चूं चूं सुन रहा हो। उसने कहा, अंकल कितने स्वीट हैं, कितना हंसते हैं, कितने पॉलिश्ड हैं। उसे लड़की की मौजूदगी खटक रही थी। उन्होंने चैलेंज सा दिया था, इसे प्रेम क्यों नहीं करते? नई पीढ़ी की सारी उच्छृंखलता, आशा, निर्भीकता, भविष्य की आस्था मरकर प्रेत बनकर इस लड़की की शक्ल में आई हुई थी, जो विरूपता से उसका उपहास कर रही थी। कोई प्रेतों से भी प्रेम करता है? लड़का बात को यूं समझ नहीं पा रहा था, पर उसका बोझ उसके मन को कुचले दे रहा था। लड़की कहती जा रही थी, अंकल से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। वह खड़े खड़े किसी सचित्र पत्रिका के पन्ने उलटने लगा था। उस पर से बिना नजर उठाए हुए बोला, हाँ, वे 1,500 रुपया महीना भी पाते हैं। लड़की ने ऐंठ के साथ कहा, तुम्हें कौन रोकता है? तुम भी क्यों नहीं अंकल जी की तरह? लड़के ने तेज निगाहों से लड़की की तरफ घूरा। अचानक उसकी बोली का अनिश्चय मिट सा गया। बोला, बताऊं कौन रोकता है? तुम रोकती हो, तुम्हारे अंकल रोकते हैं। हर जगह तुम हो, तुम्हारे अंकल हैं, इसीलिए तुम मुझसे बात कर रही हो, मैं समझता हूँ। वह उसकी ओर देखते देखते मुस्कुरा पड़ी, बोली, पुअर बॉय, तुम्हारा चेहरा और लंबा हो गया। वह उसकी ओर देखता हुआ अगली बात का इंतजार करता रहा, पर अगली बात दूसरे ढंग की थी। तुमने अपार्टमेंट देखी है? फर्स्ट क्लास की पिक्चर है। लड़की ने देखी थी, पर सर हिलाकर कहा, नहीं। पर पिक्चर की बात क्यों करती हो? पापा ने मेरे बारे में तुमसे और क्या क्या कहा है? वे चाहते हैं तुम उनसे बातें किया करो, जी लगाकर पढ़ो लिखो, तरक्की करो। एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसका मजाक सा बनाकर लड़की ने कहा। वह सोफे पर उसी के पास सट कर बैठ गया। मुलायमियत से उसके बालों की एक लट को उंगली से छूते हुए बोला, पापा से बात करने लायक तो तुम हो, मैं नहीं। और पढ़ाई लिखाई? अब पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है? वह तो पापा के पढ़ लेने के बाद खत्म हो गई। क्या तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई होती है? मैं तो समझता था वहाँ सिर्फ च्युइंगम चबाना और बातों की नई धज निकालना ही सिखाया जाता है। लड़की उठकर खड़ी हो गई। उसकी सांस तेज हो गई थी और उसका आत्म आश्वासन लड़खड़ा गया था। बोली, अब तुम बदतमीजी पर उतर रहे हो? नहीं सिस्टर, बदतमीजी नहीं। तुम पापा से प्यार के साथ कह देना कि पढ़ाई तो तभी खत्म हो गई थी, और जब से वे तरक्की पाने लगे तब से सारी तरक्कियां भी खत्म हो गईं। वह झटके से चल दी। चलते चलते बोली, मैं जाती हूँ। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे यह घर तुम्हारा नहीं, जैसे अंकल तुम्हारे पापा नहीं, दुश्मन हो। लड़का भी उठकर खड़ा हो गया। उसके पास बैठने के कारण सेंट की भीनी भीनी महक ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। उसी में उलझता हुआ बोला, नहीं, पापा दुश्मन नहीं है, मेरी दुश्मन तुम हो। वे अजनबी हैं। पापा हमारे दुश्मन कैसे होंगे? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। और यह घर। लड़की पर्दा झटक कर चली गई। दरवाजे से हवा का झोंका आकर दूसरी ओर खिड़की पर पड़े हुए झीने पर्दे को झकझोरने लगा। लगभग 11 बजे रात को वे क्लब से वापस आए। बिलियर्ड, ब्रिज, विस्की, कह कहे, शनैचर की संध्या वाली मुक्ति, इस सब से वे भरे हुए थे। अपने शयन कक्ष की ओर जाने के पहले उन्होंने अभ्यास के अनुसार लड़के के कमरे की तरफ देखा। टेबल लैंप जल रहा था, पर कुर्सी खाली पड़ी थी। आज वह फिर रोशनी जलाकर बिना कुछ पढ़े लिखे सो गया। वे खींच उठे। साधना की इतनी कमी?
कुड़बुड़ाते हुए वे कमरे में के अंदर रोशनी बुझाने के लिए घुसे। पलंग खाली था, लड़का कमरे में न था। उन्होंने इधर उधर देखा, वह कहीं भी नहीं दिख पड़ा। वे उसके पढ़ने लिखने की मेज के पास खड़े थे। आदत के अनुसार उन्होंने सामने रखी हुई एक कॉपी को बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के उलटना शुरू किया। बीच वाले पन्ने पर कुछ लिखा था, घसीट लिखावट। वे पढ़ने लगे। आज के नौजवानों की लिखावट ने उनके मन में कुढ़न पैदा कर दी, पर उत्सुकता से उसे दबा लिया। वह एक खत था, उन्हीं को लिखा गया था। आप विश्वास नहीं मानते, पर यही सच है। मैं रीता को नहीं जानता, मैं किसी लड़की को नहीं जानता। यह नाम किताबों में आया करता है, वहीं से इसे लिया है। खाली वक्त में पता नहीं यह सब मैंने कैसे लिख डाला था। आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। कैसे, किस भाषा में कहूँ? न मुझे अंग्रेजी का लफ्ज़ आता है, न हिंदी का, न तेलुगु का। इसीलिए गूंगों की तरह मुझे लिखकर बात करनी पड़ती है। मेरी सभी समस्याएं आप जानते हैं, पर सब जानकर भी आप मुझ पर क्यों बिगड़ा करते हैं? क्या इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ? लोग कहते हैं कल मुझे इस युग का, इस देश का दायित्व लेना होगा। फिर वही फरेब जो वर्तमान के ऊपर छाए हैं, भविष्य पर उन्हीं के प्रेत मंडराएंगे। यह युग मेरा नहीं होगा, यह घर मेरा नहीं है, यहाँ सिर्फ आप रह सकते हैं। मैं नहीं रहूँगा। मैं यह सब छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे खोजने की कोशिश बेकार होगी। जब तक आप मुझे खोजने की सोचेंगे, मैं मर चुका होऊंगा। मैं जानता हूँ मेरा यही भविष्य है। पत्र में कई गलतियाँ थीं, पर समीक्षकों वाली निगाह पथरा गई थी। वे तेजी से कमरे से बाहर आए, चीख कर नौकरों को पुकारा, खोखली आवाज में बोले, कहाँ है वह? कहाँ है? उसे कहीं जाते देखा है तुमने? वे लोग घबराकर इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। उन्होंने मजबूरी से दांत पीसकर कहा, ढूंढो, आसपास पता लगाओ। एक ने कहा, पुलिस को भी टेलीफोन कर दें? उनकी समझ में कुछ नहीं आया। नौकर चाकर बंगले के अंदर बाहर चक्कर लगाने लगे थे। उनकी फुसफुसाहट भरी आवाज़ें पहाड़ी नदी की बाढ़ जैसी उमड़ उमड़ कर बहने लगीं। अनेक भावों की आड़ी तिरछी रेखाएं उनके दिमाग में तेजी से बनने बिगड़ने वाली ज्योमेट्री की सी आकृतियां खींचने लगी। वे कमरे और बरामदे को पार करके बाग की ओर गए। नीचे उतरने के पहले लंबे चौड़े टेरेस पर आकर उनके पांव ठिठक गए। सोचते रहे कि पुलिस को फोन करें या पहले मित्रों को सूचना दें। तभी टेरेस के एक छोर पर संगमरमर की एक बेंच के ऊपर जाकर उनकी निगाह टिक गई। धड़कते हुए दिल से वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। एक आशा सी पैदा हो गई थी जिसे वहां जल्दी पहुंचकर वे एकदम से मिटने नहीं देना चाहते थे। बेंच के पास आकर उन्होंने निष्कृति की सांस ली। अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे वह नंगी बेंच पर बेखबर सो रहा था। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा, धीरे से कहा, बेटा। वह चुपचाप सोता रहा। वे दबे पांव उठकर दूसरी ओर चले गए। एक नौकर से कुछ कहकर फिर वहीं वापस आए। शोर की बाढ़ घटने लगी। बेंच के एक कोने पर कुछ क्षण वे बैठे रहे। मुक्ति की कई लंबी सांसें खींचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनके पास है, कहीं गया नहीं है। कॉपी में उसने जो लिखा है वह एक दूसरा काल्पनिक पत्र है। शायद उसे भी यूं ही लिखा है। उन्होंने यह मानना चाहा, पर इस बात से वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उसके मत्थे पर हाथ फेरकर उन्होंने उसे जगाया, पूछा, यहाँ क्यों सो रहे हो? तबीयत तो ठीक है? वह आलस के साथ खड़ा हो गया। नींद भरी आवाज में बोला, यहाँ ठंडक थी, अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, खुले में जुकाम हो जाने का डर है, अंदर चलो। वह चुपचाप उनके साथ अंदर आया। अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रहा। वे थोड़ी देर खड़े रहे। फिर उन्होंने पूछा, लैंप बुझा दूं? कोई जवाब नहीं मिला। वह सोने लगा था। उनका विद्रोही उन्हीं के घर में चुपचाप सो गया था।
वे शांत हो गए थे पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने रोशनी बुझा दी, मेज पर खुली हुई नोटबुक को बंद करके जहाँ थी वहीं रख दिया। थोड़ी देर वे खिड़की के पास चुपचाप खड़े रहे, फिर अपने को अनावश्यक समझकर कोई शब्द किए बिना कमरे से बाहर निकल आए। अभी आप सुन रहे थे श्रीलाल शुक्ल की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी, यह घर मेरा नहीं है। कहानी आपको कैसी लगी? मैं तो केवल वाचिका हूँ, लेकिन फिर भी आप ये बताइएगा कि मेरा वाचन स्वर आपको कैसा लगा और कहानी भी कैसी लगी। अपना मंतव्य देंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मेरे चैनल को लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर भी कर दीजिए जो रुचि रखते हो कहानियाँ सुनने में, वैसे किसी को मत कीजिएगा। और अंत में जो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।